स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहाँ पर हम आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा ये मीनियस डिसीज़। ठीक है सर, इसकी इंपॉर्टेंट बात हम 8 हेडिंग के अंदर करेंगे। इंट्रोडक्शन, जैसे मैं शुरू करता हूँ हर टॉपिक को, इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स, साइंस, इन्वेस्टिगेशंस, वेरिएंट्स होते हैं कुछ इसके, एक नई हेडिंग आ गई है यहाँ पर। ठीक है, वेरिएंट्स होते हैं यहाँ पर, डायग्नोसिस होगा और ट्रीटमेंट बनाएंगे हम इसका। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एक बार किसकी, इंट्रोडक्शन की। उससे पहले एक आपको बेसिक बैकग्राउंड दे दूँ कि इसमें हो क्या रहा है। मीनियस डिसीज़ को हम क्या भी बोलते हैं, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। अभी नाम रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको समझ में आ जाएगा इस डायग्राम की मदद से कि इसमें हो क्या रहा है सर। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ किसका, कॉक्लिया का सर। ठीक है, कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन बनाने का मतलब क्या, आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक बोनी लेबरिंथ है ये, है ना, और ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। आप इनर ईयर की एनाटमी की वीडियो जा करके देखना, आपको समझ में आएगा, याद आएगा दोबारा से। बोनी लेबरिंथ है ये क्या है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। यहाँ पर पेरिलिम्फ होता है, यहाँ पर पेरिलिम्फ होता है, यहाँ पर एंडोलिम्फ होता है। अब क्या होता है, एंडोलिम्फ की सिक्रीशन, बोनी लेबरिंथ बताया था आपको, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था पेरिलिम्फ है, यहाँ पर पेरिलिम्फ है, यहाँ पर एंडोलिम्फ है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है सर, यहाँ पर एंडोलिम्फ एक्यूमुलेट हो रहा है सर। ठीक है, अब जब ये एंडोलिम्फ एक्यूमुलेट होगा तो ये कुछ ऐसी शेप भी एक्वायर कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेच होंगे ना, मेम्ब्रेनस है सर, ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है तो ये स्ट्रेच होगा सर यहाँ पर, तो कुछ ऐसी शेप एक्वायर कर लेगा। मैं इसको अलग पेन से बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सारी एंडोलिम्फ की सिक्रीशन यहाँ पर बढ़ गई, या तो एंडोलिम्फ की सिक्रीशन बढ़ गई है यानी कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, या फिर इसकी ड्रेनेज कम हो गई है। अरे बस हमें सिंपल दो ही कारण हो सकते हैं इसके बढ़ने के। तो ये कुछ शेप जो होगा कुछ ऐसी एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है मोटा मोटा किसमें, मेरे मीनियस डिसीज़ में या फिर एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स में। तो अब मैं बात करता हूँ किसकी, मेरी इंट्रोडक्शन की। तो मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, और ये एक यूनिलैटरल कंडीशन होती है। ये 40 से 50, देखो अब तक जितनी भी हमने डिसीज़ पढ़ी हैं 50 ईयर में देखने को मिलते हैं। अब तक हमने ग्लोमस ट्यूमर पढ़ा, हमने अकाउस्टिक न्यूरोमा पढ़ा, एज ग्रुप तो सेम ही रहा है दोनों ट्यूमर्स में, और इसमें भी सेम रहेगा। ग्लोमस ट्यूमर में तो जो थी, ग्लोमस ट्यूमर में फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, अकाउस्टिक न्यूरोमा में मेल और फीमेल दोनों इक्वल इन्वॉल्व हो रहे थे। अब यहाँ पर एक ही कंडीशन बचती है मीनियस डिसीज़ में, यहाँ पर मेल ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप मेल लिख दीजिए। अरे बस हमें तो ये 3 चीज़ें आप याद रख लेना, इंट्रोडक्शन आपका आसानी से बन जाएगा। तो मैं सॉरी मेल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मीनियस डिसीज़ की इतनी इंट्रोडक्शन की बात होगी। अब आपको इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस की बात करनी है। तो पैथोजेनेसिस तो आपको मैंने मोटी मोटी समझाई दी है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पर या तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, किसकी, एंडोलिम्फ की। आपको मैंने बताया था कि एंडोलिम्फ की जो प्रोडक्शन होती है, एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन किस मेम्ब्रेन से होती है, स्ट्राया वेस्कुलरिस से होती है, याद है ना, स्ट्राया वेस्कुलरिस। याद ना हो तो इनर ईयर की एनाटॉमी की वीडियो देखना। तो यहाँ पर एंडोलिम्फ की या तो प्रोडक्शन बढ़ गई है या फिर डिक्रीज ड्रेनेज हो गई है। अब ड्रेनेज कहाँ से हो रही थी इसकी, एंडोलिम्फेटिक सैक से हो रही थी, है ना। तो या तो उसमें कोई दिक्कत आ गई है ना, कि ये ड्रेनेज नहीं हो पा रही है ढंग से, तो उसकी वजह से सिक्रेशन यहाँ पर अक्यूमुलेट होने लग गया है, मेरा एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट होने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो इंक्रीज प्रोडक्शन या डिक्रीज ड्रेनेज है। अब मैं बात करता हूँ एक बार इटियोलॉजीज की सर। तो मोस्ट कॉमन जो इटियोलॉजी है वो होती है इसकी इडियोपैथिक, मतलब जो हमको पता नहीं है कि क्यों हो रहा है ये मीनियस डिसीज़, तो वो भी एक रीज़न है मीनियस डिसीज़ के होने का, इडियोपैथिक, हमें पता ही नहीं है सर। ठीक है, और मीनियस डिसीज़ के पेशेंट्स में अगर वो कंजेनिटल है, बचपन से है, तो यहाँ पर देखने को मिला है अपने को म्यूटेशन, किसका, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 या 14। ठीक है, तो ये देखने को मिला है। इटियोलॉजीज है भी सही, ठीक है, इटियोलॉजीज बनी भी हैं। ठीक है, वो कौन सी इटियोलॉजीज हैं, जैसे कि मान लो कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जैसे कि कोगान सिंड्रोम। कोई वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, या सिफिलिस हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म हो गया। अब देखो हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म की बात मैं करूं अगर, देखो हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है, सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है। ठीक है, तो इसका वाटर के रिटेंशन का इस एंडोलिम्फ के बढ़ने से तुम्हें रीज़न समझ में आ रहा है ना यार, वाटर बॉडी में ज़्यादा रिटेन होगा तो यहाँ पर एंडोलिम्फ की सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, या तो ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ये भी होता है। और क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है ना सर, बढ़ जाती है। क्या होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पाज्म होता है, किसमें,
ऑफ वेसल्स जो इस इनर ईयर को जो इस पूरे कॉकलिया को सप्लाई कर रही हैं। कौन सी वेसल्स? जो सप्लाइंग दी कॉकलिया, सप्लाइंग दी इनर ईयर बोल लो या कॉकलिया बोल लो, ठीक है। अब जब ये स्पाज्म होगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम मिलेगी सर, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम मिलेगी, तो यहाँ पर एनॉक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब एनॉक्सिया होगा तो वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी सर। अब परमिएबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, ठीक है, एनॉक्सिया होगा, उसके बाद परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, और परमेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स एंडोलिम्फेटिक सिक्रीशन जो है सर, एंडोलिम्फ का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो एक तरह से हमको हाइड्रॉप्स देखने को मिल गया यहाँ पर। तो ये तुम्हें पैथोजेन से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, ठीक है। एनॉक्सिया देखो, जब इनर ईयर को सप्लाई जो करने वाली वेसल्स हैं उनका स्पाज्म होगा, ब्लड वेसल्स का स्पाज्म होगा तो ब्लड की सप्लाई कम होगी, ब्लड की सप्लाई कम हुई तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई के बंद होने को एनॉक्सिया कंडीशन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो, मैं तुम्हें बता रहा था कि जो मेरा इडियोपैथिक रीज़न है या फिर जो म्यूटेशन वाला रीज़न है, इसकी वजह से जो मीनियर डिसीज़ होती है उसी को मीनियर डिसीज़ बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास इटियोलॉजीज इस्टेब्लिश हो चुकी है, मतलब कोई ना कोई इनमें से दिक्कत है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मीनियर्स सिंड्रोम, ठीक है। इसको यहाँ लिख सकते हैं, मीनियर्स, एक रुकना, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर इटियोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, इडियोपैथिक है, तो उसको बोलते हैं मीनियर डिसीज। अगर इटियोलॉजीज प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं सर? मीनियर्स सिंड्रोम, मीनियर्स सिंड्रोम, या फिर इसको सेकेंडरी मीनियर्स डिसीज भी बोलते हैं, सेकेंडरी मीनियर्स डिसीज भी बोलते हैं। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करूंगा किसकी? सिम्टम्स की सर, की बात कर रहे हैं सर। देखो, ये ईयर की दिक्कत है तो आप हियरिंग लॉस के बिना तो किसी सिम्टम की शुरुआत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनर ईयर की डिसीज है। तो यहाँ पर हियरिंग लॉस कैसा होगा? सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा सर, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा यहाँ पर, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्या देखने को मिलती है अपने को? एक टाइप का टिनिटस देखने को मिलता है, क्योंकि सब कुछ इनर ईयर के ही सिम्टम्स हैं सर, इनर ईयर के इन्वॉल्व होने के सिम्टम्स हैं, तो टिनिटस भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अपने को यहाँ पर वर्टिगो, निस्टैग्मस, नोजिया और वॉमिटिंग के अटैक्स भी आते हैं सर। इसमें बहुत वॉमिटिंग होती है इसमें, तो वो अटैक्स भी आते हैं सर अपने को यहाँ पर। और यहाँ पर एक और साइन देखने को मिलता है, एक और सिम्टम देखने को मिलता है, वो होता है क्या? यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है यहाँ पर ईयर फुलनेस, कान भरा भरा सा लगता है उस बंदे को, ठीक है ना यार। पानी भरा रहता है तो ईयर फुलनेस भी रहती है यहाँ पर। देखो, ये यहाँ पर ये तो बात होगी नॉर्मल की। अब यहाँ पर यही चीज़ें कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट होती हैं किसमें? मीनियस डिसीज में। वो देखते हैं क्या? जो टिनिटस होता है ना सर, यहाँ पर टिनिटस जो होता है यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग होता है। कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग। अब ये फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है? फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी तो रहेगा, कभी नहीं रहेगा। अरे मेरी बात समझ, जैसे आज उसको टिनिटस है, आज उसके कान में कुछ ना कुछ बज रहा है, वो आज जैसे टुन, और वैसे भी लो पिच का होता है टिनिटस। इसमें कैसा होता है? लो पिच का टिनिटस होता है। लो पिच का मतलब कैसी है? हिस की साउंड आएगी, कुछ हिस, कान में हिस, ऐसी साउंड बजती रहेगी। अब मान लो आज बज रही है, सुबह बज रही है तो शाम को नहीं बजेगी, शाम को बज रही है सुबह नहीं बजेगी, आज बज रही है कल नहीं बजेगी, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो एक तरह से पेशेंट इग्नोर भी कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो टिनिटस प्रेजेंट होता है, फ्लक्चुएटिंग टिनिटस इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है सर, ठीक है। अब जो वर्टिगो, निस्टैग्मस और नोजिया वॉमिटिंग आते हैं, ये एपिसोडिक आते हैं। मेनली वर्टिगो की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो वर्टिगो होता है वो कैसा आता है? यहाँ पर एपिसोडिक आता है, मतलब एपिसोड्स आते हैं वर्टिगो के। कैसा? एक एपिसोड की ड्यूरेशन इसमें 20 मिनट से 24 घंटों की रहती है। अब ये ड्यूरेशन तुमको याद रखनी क्यों ज़रूरी है? ये वर्टिगो के एपिसोड्स हर डिसीज़ में अलग अलग होते हैं। मतलब मैं बात करूंगा इनर ईयर की किसी दूसरी डिसीज़ की, बेनाइल, जैसे कि बीपीपीवी हो गया, बीपीपीवी हो गया, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, हाँ बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो हो गया, या फिर दूसरी कोई डिसीज़ होगी इनर ईयर की, उसमें भी वर्टिगो आएगा, उसमें जो वर्टिगो का एपिसोड आएगा वो इससे अलग होगा। अरे इसमें कुछ सेकंड्स का होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसमें कुछ सेकंड्स का वर्टिगो आता है। इसमें 20 मिनट से 24 घंटे का एपिसोडिक, एक एपिसोडिक वर्टिगो होता है, और एक एपिसोड की ड्यूरेशन कितनी है यहाँ पर? 20 मिनट से 24 घंटे की। निस्टैग्मस, नोजिया, वॉमिटिंग के अटैक्स आते हैं और ईयर फुलनेस होता है। ये सिम्टम्स की बात होगी। मैं इसी में साइंस की बात करूंगा सर, ठीक है। साइन की देखो, साइंस इंपॉर्टेंट है इसके। सबसे पहला साइन है हेनबर्ट साइन। हेनबर्ट साइन क्या होता है? जब मैं तुम्हें टेस्ट बता रहा था, हियरिंग फंक्शन टेस्ट बता रहा था, मैंने कहा था, जब मैं वहाँ पर, मैंने कौन सा टेस्ट किया था? मेरा फिस्टुला टेस्ट किया था, वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट किया था ना, वहाँ पर मैंने फिस्टुला टेस्ट किया था। मैंने कहा था अगर इनर ईयर में छेद है, फिस्टुला है, तो यहाँ पर जब मैं प्रेशर लगाऊंगा सीगल स्पेकुलम की मदद से, तो वो प्रेशर उस छेद के थ्रू इनर ईयर में ट्रांसमिट होगा और वर्टिगो निस्टैग्मस आएगा। यही बताया था। ये ट्रू पॉजिटिव फिस्टुला साइन होता है।
अब मैंने कहा था कि अगर मेनियस डिसीज़ है, अंदर पानी बहुत सारा भरा है, तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा तो उस पानी के भरने से क्या होगा, मेरा इनर ईयर भी सेंसिटाइज हो जाएगा बिना किसी छेद के। तो इसी को बोलते हैं हेनबर्ट साइन। तो क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला साइन। मैंने बहुत बार बोला है ये बात कि छेद नहीं है लेकिन फिर भी वर्टिगो निस्टैग्मस आ रहा है, इसी को हेनबर्ट साइन बोलते हैं। एक होता है टुलियोस फिनोमिना सर, इसमें टुलियोस फिनोमिना मतलब कि बाहर अगर लाउड नॉइस है, वो जब शोर में जाएगा, मार्केट में जाएगा या फिर कोई लाउड साउंड प्रोड्यूस की जाएगी, लाउड साउंड की मदद से भी, मतलब लाउड साउंड की वजह से भी एक तरह से इसको वर्टिगो निस्टैग्मस आ सकता है। ठीक है, एक और होता है डिप्लाक्यूसिस। 3 साइन है इसमें, डिप्लाक्यूसिस मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसी बंदे को एक ही साउंड 2 बार सुनाई देगी, यही डिप्लाक्यूसिस होता है। तो ये मोटे मोटे 3 साइन थे इसमें और ये कुछ 6 सिम्टम थे। इनकी खास बातें याद रखना। अब मैं सीधा सीधा आऊँगा किस पे, सिम्टम हो गए, साइन हो गए, इन्वेस्टिगेशन पे आऊँगा। ठीक है, देखो इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नया अभी भी नहीं है सर। अगर आपको हियरिंग फंक्शन टेस्ट, वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट सब क्लियर हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिगेशंस का एक आध पेज आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग ही अपनी बेसिक से करूँगा, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट से। याद रखना मेनियर डिसीज इनर ईयर की डिसीज है तो यहाँ पर SNHL ही देखने को मिलेगा और ये कॉकलिया की डिसीज है सर, याद रखना। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट की बात करें, 3 टेस्ट बोलते हैं, रिनिस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट और श्वाबैक टेस्ट। ठीक है, अब ये इनर ईयर की डिसीज़ है, SNHL है, तो यहाँ पर भी AC मोर देन BC, BC कम हो जाएगा ना यार, इसमें BC जो है वो कम हो जाएगा, तो AC मोर देन BC होगा, जिसकी वजह से अपने को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, फॉल्स पॉजिटिव रिनीस टेस्ट। वेबर्स टेस्ट में क्या होगा, ये लेटरलाइज्ड होगा कहाँ, बेटर ईयर की तरफ। इनर ईयर की किसी भी डिसीज़ में SNHL होगा और SNHL के में क्या होता है, लेटरलाइजेशन होता है, उसको जो है वो बेटर ईयर में ज़्यादा सुनाई देता है, तो लेटरलाइज टू बेटर ईयर। ठीक है, श्वाबैक टेस्ट की बात करें तो इसकी जो हियरिंग है वो लेस देन एग्जामिनर है, लेस देन एग्जामिनर। तो ये इसके 3 टेस्ट की बात होगी ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट की। प्योर टोन ऑडियोमेट्री की बात करते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि ये SNHL है, इसमें भी सेम रिजल्ट आएंगे सर। क्या कि जो AC और BC होंगे वो बिलो 25 होंगे ग्राफ पर, बिलो 25 डेसिबल, और जो गैप होगा दोनों के बीच में वो भी कैसा होगा, लेस देन 15 to 20 डेसिबल्स होगा। तो एक और डायग्नोसिस बना दिया। ठीक है, एक हमने यहाँ पर किया था इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी, सर आपको याद हो इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी किया था जब हमने, तो यहाँ पर हमने कुछ पोटेंशियल्स निकाले थे। ठीक है, कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स था, एक समेशन पोटेंशियल था और एक एक्शन पोटेंशियल था। अभी समेशन पोटेंशियल किसका था, आउटर हेयर सेल्स का पोटेंशियल, आउटर हेयर सेल्स का DC था। ठीक है, DC था डायरेक्ट करंट, एक तरह से इसको आउटर हेयर सेल्स का पोटेंशियल लिख लो इसको। और ये एक्शन पोटेंशियल किसका था, 8th नर्व का पोटेंशियल था। मैंने कहा था कि जब ये SP/AP 0.3 होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है, पर SP/AP जब 0.4 होता है तो ये मीनियास डिसीज की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर भी आप डायग्नोसिस बना सकते हो इससे। ठीक है, और मैं दूसरे टेस्ट की बात करूँ, कौन से टेस्ट थे वो, रिक्रूटमेंट हो गया, CC हो गया, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, बेरा हो गया, ऑटो अकाउस्टिक एमिशंस हो गए। ठीक है, वो सभी बना सकते हैं। क्योंकि ये इनर ईयर की डिसीज़ है, 8th नर्व की दिक्कत इसमें नहीं है, तो आप किसको एक्सक्लूड कर सकते हो, इसको बाहर निकाल दो। एक टोन डीके टेस्ट भी होता है, वो भी लिख सकते हो, इसको भी बाहर निकाल दो। ये क्या है, ये भी नॉर्मल रहेगा, ये भी नॉर्मल रहेगा। दिक्कत किन में आएगी, इनमें आएगी। तो रिक्रूटमेंट यहाँ पर कैसा होगा, रिक्रूटमेंट यहाँ पर एबनॉर्मल होगा, CC एबनॉर्मल होगा, और ऑटोकॉस्टिक एमिशंस भी क्या होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना, एमिशंस कम हो जाएंगे। तो ये सारे मैंने इन्वेस्टिगेशन बना दिए, मेरे इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी हो गया। और यहाँ पर हम एक टेस्ट करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, एक तरह से एक लैब टेस्ट है, ग्लिसरॉल टेस्ट करते हैं सर। इसमें क्या करते हैं, इस पेशेंट में ग्लिसरॉल देते हैं। अब ग्लिसरॉल देने से क्या होगा, इस ग्लिसरॉल का क्या काम है, ग्लिसरॉल क्या होता है, ये मेरा होता है मेरा सर, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। तो जब मैं इस पेशेंट को ग्लिसरॉल दूंगा इस कान के अंदर, तो क्या होगा, इस पेशेंट में इसके सिम्टम्स जो होंगे वो कम होने लगेंगे, वर्टिगो निस्टैग्मस के सिम्टम्स जो हैं वो कम आने लगेंगे। तो हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इस बंदे में ज़रूर न ज़रूर एंडोलिम्फ की सिक्रेशन ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हो गए, इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब मैं वेरिएंट्स बताऊंगा आपको इसके, उसके बाद डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ठीक, वेरिएंट्स की सर इसमें तो इतना कुछ याद रखने का है नहीं। इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं, कौन से, एक तो लर्मोइज सिंड्रोम होता है, लर्मोइज सिंड्रोम होता है, और एक ट्यूमार्किन डिसीज होती है, ट्यूमार्किन सिंड्रोम होता है। ठीक है, ट्यूमार्किन सिंड्रोम। तो लर्मोइज में क्या होता है सर, जो मीनियर डिसीज में सिम्टम्स आ रहे थे उसके रिवर्स में लर्मोइज में आते हैं, सिम्टम्स यही है। तो इसमें मीनियर डिसीज में सबसे पहले क्या होता है, वर्टिगो आता है, आपको बता दूं,
उसके बाद हियरिंग लॉस होता है। इसमें उल्टा होगा, पहले हियरिंग लॉस होगा उसके बाद वर्टिगो आएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है, रिवर्स ऑफ मीनियर्स डिसीज, याद रखना। ट्यूमार्किन्स में क्या होता है, ट्यूमार्किन्स में ऑटोलिथ के ड्रॉप अटैक्स आते हैं, ऑटोलिथ के ड्रॉप अटैक्स, मतलब कि वो चलता चलता गिर जाएगा बंदा। आ रही बात समझ में? तो ये भी वर्टिगो ही एक तरह का, और ट्यूमार्किन सिंड्रोम में ये दो वेरिएंट्स, लर्मोय सिंड्रोम और ट्यूमार्किन सिंड्रोम अपने को देखने को मिलता है। मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूँ, डायग्नोसिस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। इसकी बात करें सर, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस की बात हमने कर ली थी। अब ये डायग्नोसिस किस बेसिस पे कर रहे हैं हम? क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पर। इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? वर्टिगो, हियरिंग लॉस, निस्टैग्मस। तो इनके बेसिस पर मैं क्या करूँगा, मेरा डायग्नोसिस बनाऊंगा। तो 4 तरह के यहाँ पर हमको स्टेजेस देखने को मिलते हैं, 5 सॉरी। पॉसिबल, प्रोबेबल, सर्टेन एंड डेफिनेट। 4 है सॉरी, है ना, 4 डेफिनेट। तो पॉसिबल कंडीशन ऑफ मीनियस डिसीज हम कब बोलेंगे? जब इस बंदे में मेरा जो है वर्टिगो होगा, ठीक है, और हियरिंग लॉस भी होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है हियरिंग लॉस। अब इस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस नहीं है। हमने प्योर टोन ऑडियोमेट्री की थी। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हम एक ग्राफ पर हियरिंग लॉस को ले आए थे, एसी के कर्व को ले आए थे, बीसी के कर्व को ले आए थे। तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। मतलब कि जब मैं इसकी प्योर टोन ऑडियोमेट्री करूँगा इस पॉसिबल केस में, तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री नॉर्मल आएगी, लेकिन ये बंदा वर्टिगो की कंप्लेंट्स लेकर के आएगा। तो ये पॉसिबल डायग्नोसिस है कि हाँ, इसको मीनियस डिसीज हो सकती है। तो ये क्या हो गया मेरा पॉसिबल डायग्नोसिस। एक इसकी प्रोबेबल की सर। अब यहाँ पर एपिसोड आएगा वर्टिगो का, एपिसोड आएगा वर्टिगो का, प्लस यहाँ पर एक आएगा, एक एपिसोड वर्टिगो का यहाँ पर आ चुका है। बंदा जो होगा, वो पेशेंट जो होगा, वो एक वर्टिगो का एपिसोड लेकर के आएगा कि हाँ सर एक बार ऐसा था कि चक्कर आने लगे थे, मतलब वर्टिगो आने लगा उसको। और हियरिंग लॉस यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस हो गया। मतलब अब मैं उसका प्योर टोन ऑडियोमेट्री पे ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे को एसी और बीसी 25 के नीचे दिखेंगे, और दोनों में गैप जो होगा वो 15 से 20 से कम दिखेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अब डेफिनेट में क्या होता है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देखिए डेफिनेट सर्टेन, ठीक है, डेफिनेट है उसके बाद सर्टेन है, डेफिनेट सर्टेन, पॉसिबल, प्रोबेबल, डेफिनेट, सर्टेन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, डेफिनेट में एक से ज़्यादा जो है एपिसोड्स आ रहे हैं वर्टिगो के, प्लस डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद सर्टेन में क्या होता है, सेम डेफिनेट कैसा ही होता है, बस यहाँ पर हिस्टोपैथोलॉजिकल कन्फर्मेशन भी हो जाती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल कन्फर्मेशन भी हो जाती है सर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे लास्ट पार्ट की, ट्रीटमेंट वाले पार्ट की। सर देखो यहाँ पर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट आता है वो वर्टिगो से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो हमारे लिए एक तरह से इमरजेंसी वाली कंडीशन बन जाती है। तो अब इसको कैसे ट्रीट करूँगा? देखो मैंने डायग्नोसिस मेरा बना लिया है कि इस बंदे को मीनियस डिसीज ही है। अब मैं सर्जरी करने से पहले ये तो करनी पड़ सकती है, अगर वो लेट आया है मेरे पास, बहुत देर बाद आया है, जब इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा, तब मेरे को उसकी सर्जरी तो करनी पड़ेगी ही। लेकिन अगर वो मेरे पास एक्यूट कंडीशन में ही आ गया है, तो मैं उसको सबसे पहले एडवाइस करने वाला हूँ। अब मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा कि भाई तू पानी का इंटेक कम कर दे, सॉल्ट का इंटेक कम कर दे। देखो पानी का इंटेक कम इन द सेंस इतना भी कम नहीं करना है, क्योंकि उसको पहले से वॉमिटिंग हो भी रही है ना, तो वाटर लॉस हो भी रहा है, तो इतना भी कम नहीं करना है कि छोड़ ही देगा पानी को, मतलब कि ज़्यादा ना पिए। हाँ, इसको ऐसे लिखो, एक्सेसिव वाटर इंटेक को इनहिबिट कर दो, एक्सेसिव पानी जो है वो मत पियो, एक्सेसिव इंटेक को इनहिबिट कर दो, मतलब ज़्यादा मत पियो, ऑप्टिमम पियो, क्योंकि वॉमिटिंग भी तो हो रही है, जो वाटर लॉस भी तो हो रहा है, उसको भी तो रिकवर करना है। ये ना हो कि वाटर लॉस की वजह से और दूसरी चीज़ दिक्कत आने लग जाए उसको, ठीक है। तो एक्सेसिव वाटर इंटेक को कम कर दो, सॉल्ट को कम कर दो, सॉल्ट के इंटेक को कम कर दो। साथ ही साथ तुम क्या एडवाइस दे सकते हो उसको, जो है तुम स्मोकिंग मत करो भैया, स्मोक कर रहे हो स्मोकिंग को कम कर दो, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पेशेंट आते हैं जनरली मेल्स आते हैं इसमें, क्योंकि मीनियस डिसीज मोस्ट कॉमनली किसमें, मेल्स में देखने को मिल रही थी ना, और ऊपर से एज ग्रुप भी ऐसा ही था 40 to 50 ईयर्स वाला। तो स्मोकिंग को रिड्यूस कर दो। और तुम क्या करोगे इसमें, इसको बोलोगे कॉफ़ी कम पियो, मतलब कि कैफीन से भी एक तरह से कैफीन की कंजम्पशन को भी कम कर दो, है ना, डिक्रीज कर दो। तो ये सब चीज़ें तुम उसको एडवाइस कर सकते हो। अब इसमें डिवाइस कैंसर, एक डिवाइस यूज़ करते हैं मीनियर्स डिवाइस, मीनियर्स डिवाइस। अब ये क्या होता है यार, अब ये हम कान के पास फिट कर देते हैं, और ये लो पिच की जो साइन होती है वो प्रोड्यूस करता है, और अपने को ठीक ठाक सुनाई देता रहता है, और वर्टिगो नहीं होता है, ठीक है। एक मीनियस डिवाइस हो गया, ठीक है। अब ड्रग्स कौन से होते हैं मेरे पास, एंटी वर्टिगो ड्रग्स यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, एंटी वर्टिगो ड्रग्स यूज़ करते हैं, और एक और ड्रग है हमारे पास यहाँ पर, हिस्टामिन के एनालॉग्स यूज़ करते हैं,
हिस्टामिन के एनालॉग्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, एंड स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं यहाँ पर, एंड स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एंटीवर्टिगो ड्रग्स में तुम लिख सकते हो, यहाँ पर एक ड्रग है सिनाराजीन, और हिस्टामिन के एनालॉग्स में तुम लिख सकते हो यहाँ पर क्या, ठीक है। अब बात करें किसकी, सर्जरीज की मेरी है। सर्जरी इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, कौन सी सर्जरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली है, एंडोलिम्फेटिक सैक डीकम्प्रेशन सर्जरी। दूसरी सर्जरीज के नाम बोल देता हूँ एक बार, सेक्युलॉटमी करते हैं, शंट सर्जरी करते हैं यहाँ पर, लेबरिंथेक्टमी करते हैं, थोड़ा सा लेबरिंथ को काट भी देते हैं, वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी करते हैं, थोड़ी सी वेस्टिबुलर नर्व जो है मेरी वो भी काट देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वेस्टिब्यूलेक्टमी मतलब थोड़ा सा वेस्टिब्यूल के अंदर थोड़ी सी ओपनिंग बना देते हैं, ये सेक्यूल के अंदर ओपनिंग बना रखी है। और यहाँ पर मेरा जो एंडोलिम्फेटिक सैक है जो इतना भर गया है, कंप्रेस हो गया है, उसको डिकम्प्रेस भी करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, उसमें से पानी निकाल देंगे तो वो डिकम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये दो सर्जरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करते हैं एक बार। तो एंडोलिम्फेटिक सैक के डिकम्प्रेशन की बात करूँ सर मैं, इसकी सर्जिकल लैंडमार्क क्या है सर, सर्जिकल लैंडमार्क क्या होती है, डोनाल्डसन लाइन। अब ये डोनाल्डसन लाइन क्या होती है, आपको ये मैं डोनाल्डसन लाइन के बारे में यहाँ पर इस चीज़ को मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, टॉपिक को रोक के रख रहा हूँ इस डोनाल्डसन लाइन को। जब हम आने वाली वीडियो में एक मेस्टॉइड की बात करेंगे तो मेस्टॉइड की वॉल पे ये डोनाल्डसन लाइन कहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ मैं बताऊंगा। आप तो सिर्फ अभी इतना याद रखो कि सर्जिकल लैंडमार्क क्या है यहाँ पर, डोनाल्डसन लाइन, ठीक है। और मैं क्या, इसको सर्जरी को करने से पहले मुझे मेस्टोइडेक्टमी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। मेस्टोइडेक्टमी प्रायर टू मेस्टोइडेक्टमी, ठीक है। ये मेस्टोइडेक्टमी इसके पहले करनी पड़ेगी, तभी हम इस डोनाल्डसन लाइन के थ्रू ये एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन सर्जरी करेंगे, ठीक है। सेक्युलॉटमी मतलब कि सेक्यूल में छेद बना दिया, शंट सर्जरी कर दी। देखो वेस्टिबुलेक्टमी में क्या करते हैं, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वेस्टिब्यूल के अंदर एक जो मेरा वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग है उसको इंस्टिल कर रहा हूँ। कैसे, या तो मैं यूवी वेव्स की मदद से कर दूँ। देखो ये जो वेस्टिबुलेक्टमी है, मतलब मेरे को एक तरह से वेस्टिब्यूल को डैमेज करना है, तो वो यूवी वेव्स की अल्ट्रावायलेट वेव्स की मदद से कर सकता हूँ, या फिर कोई केमिकल या फिर ड्रग की मदद से भी कर सकता हूँ। अब वो ड्रग कौन से, तुम्हें वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग्स के बारे में पता है, जेंटामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये सब वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग हैं। उनको मैं कैसे इंस्टिल करूँगा, देखो मेरा ये इनर ईयर है, सॉरी मिडिल ईयर है, यहाँ पर ये राउंड विंडो है, ये ओवल विंडो है, सॉरी ओवल विंडो है, ये नीचे राउंड विंडो है, और यहाँ पर मेरा ये है कॉक्लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक माइक्रो कैथेटर होता है, मैं उसकी मदद से यहाँ पर जो मेरे माइक्रो कैथेटर पे मैं ये केमिकल स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, जो भी मेरे वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग हैं, उसकी टिप पर उस ड्रग को लगा देता हूँ और उसको राउंड विंडो के पास रख देता हूँ। किसके पास, राउंड विंडो के पास। अब यहाँ से मेरा जो केमिकल है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से केमिकल अंदर जाएगा और वेस्टिबुलेक्टमी करा, मतलब कि एक तरह से वेस्टिबुल को डैमेज कर देगा। तो ये मेरी सर्जरी, यहाँ से मैंने मीनियर डिजीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ लिया, मेरा टॉपिक पूरा होता है सर यहाँ से। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।